हेलो, नमस्कार भाई सभी को। मैं अंकुर काकड़ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से अरबों का आक्रमण होता है भारत के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर कब्जा कर लिया था, उससे आगे हम देखेंगे। यदि हम बात करें भारत के ऊपर पहला अरब आक्रमण या फिर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत के ऊपर पहला अरब आक्रमण होता है। यदि हम बात करें इसके आगे कि जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक कौन था, तो जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अब जजिया कर होता क्या है, जजिया कर एक गैर मुस्लिम टैक्स है। गैर मुस्लिम टैक्स है। गैर मुस्लिम टैक्स का मतलब जो मुसलमानों से नहीं लिया जाता, इसके अलावा जो भी होंगे उन सबसे ये टैक्स लिया जाएगा। और ये लागू करने वाला पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद बात करें पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। पंचतंत्र का फारसी के अंदर अनुवाद करवाया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। पंचतंत्र की बात करें तो इसके लेखक जो हैं वो हैं विष्णु शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो विष्णु शर्मा के द्वारा। और इसका फारसी के अंदर अनुवाद किसने कराया, तो इसका फारसी के अंदर अनुवाद करवाते हैं मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा बात करें एक पुस्तक है चचनामा। चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, अली अहमद। अली अहमद के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई चचनामा। पूछा जाता है इसके अंदर किस घटना का वर्णन है, तो अरबों की सिंध के ऊपर विजय का वर्णन किसके अंदर किया गया है, चचनामा के अंदर अरबों की सिंध विजय का वर्णन किया गया है। ये मोहम्मद बिन कासिम का किस तरह से अरबों का आक्रमण होता है भारत के ऊपर। अब हम आगे बात करते हैं गजनी साम्राज्य की। गजनी साम्राज्य के बारे में स्टार्ट करें। तो यदि हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो कि पहले किसका भाग था, भारत का ही भाग होता था। इससे इधर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हिंद कुश की पहाड़ियां हैं। हिंद कुश की पहाड़ियां, इन हिंद कुश की पहाड़ियों के अंदर ही एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रे का नाम है दर्रा, जो कि हिंदुस्तान के पहाड़ियों के अंदर है। इसी खैबर दर्रे को पार करके जो है आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। यदि हम बात करें अब गजनी साम्राज्य की, तो गजनी साम्राज्य के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पतगीन की। अल्पतगीन यहाँ पर एक देश था या है तुर्की। एक देश है तुर्की, और तुर्की से निकल कर आता है एक व्यक्ति जिसका नाम था अल्पतगीन। और ये क्या था, एक तुर्की मुसलमान था। इसी ने क्या किया, 932 ईस्वी के अंदर गजनी साम्राज्य की या गजनी शहर की स्थापना की। तो तुर्की से निकल के आता है एक मुसलमान जिसका नाम था अल्पतगीन, और इसी ने ही 932 ईस्वी के अंदर गजनी शहर की क्या की थी, स्थापना की थी। यदि हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद आता है परितगिन। इसके बाद शासन करता है परितगिन, और परितगिन रहता है 972 से 977 ईस्वी तक। इसके बारे में सिर्फ इतना इसका टाइम पीरियड याद रखना है कि 972 से 977 ईस्वी तक रहता है परतगिन। अल्पतगिन जिसने गजनी शहर की स्थापना की थी 932 ईस्वी के अंदर। इसके बाद आता है परितगिन जो कि 972 से 977 ईस्वी तक रहता है। परितगिन के बाद एक शासक आता है सुबतगिन। सुबतगिन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसके बाद ये हमला करता है किसके ऊपर, यहां पर हमने बात की थी सिंध, एक प्रांत था सिंध। सिंध के ऊपर तो क्या था कि अरबों का कब्जा पहले ही हो चुका था, तो इसलिए सिंध से ये थोड़ा आगे बढ़ता है और एक जगह थी मुल्तान। इस मुल्तान के ऊपर
हमला करता है सुबुतकिन। सुबुतकिन इसके ऊपर हमला करता है। उस टाइम जो मुल्तान था वहां पर शासन था जयपाल का। मुल्तान के ऊपर जयपाल का शासन था। इन दोनों का युद्ध होता है। इस युद्ध में सुबुतकिन क्या है, हार जाता है। जयपाल सुबुतकिन को हरा देता है और ये वापस लौट जाता है। अब बात करें सुबुतकिन की, तो इस युद्ध को, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये दूसरा मुस्लिम आक्रमण बोल सकते हैं इसको, या फिर इसी को पहला तुर्क आक्रमण भी बोला जाता है। तो ये है पहला तुर्क आक्रमण। तो पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, सुबुतकिन ने। दूसरा मुस्लिम आक्रमण था, किसने किया, सुबुतकिन ने। पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, अरबों के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है। और ये पहला तुर्क आक्रमण है, क्योंकि तुर्की से निकल के आए थे, इसलिए उनको क्या बोला गया, तुर्क मुसलमान बोला गया। इनमें था पहला अलबतगीन, जिसने 932 में गजनी शहर की स्थापना की थी। इसके बाद आता है पीरतगीन, 972 से 977 तक रहा। इसके बाद आया सुबुतगीन, जो कि 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और फिर ये हमला करता है किसके ऊपर, सिंध से आगे निकलकर मुल्तान के ऊपर। और मुल्तान के ऊपर किसका शासन था, जयपाल का शासन था, जो कि शाही वंश का था, शाही वंश के जयपाल के साथ। और इस युद्ध में सुबुतकिन हार जाता है और वापस लौट जाता है। इसी को दूसरा मुस्लिम आक्रमण भी बोला गया और इसी को पहला तुर्क आक्रमण भी बोला गया। इससे आगे देखते हैं। इससे भी आगे हम बात करें, यामिनी वंश की। तो गजनी साम्राज्य या गजनी वंश को ही यामिनी वंश का भी नाम दिया गया। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यामिनी वंश किस और वंश का अलग नाम था, तो गजनी का ही अलग नाम क्या था, यामिनी वंश। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात करें तो जो सुबुतकिन हमने पढ़ा, इसी का ही पुत्र क्या था, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी सुबुतकिन का क्या था, बेटा था। इसका जन्म होता है 971 ईस्वी के अंदर। राजा बनने से पहले ये खुरासान का शासक था, खुरासान का शासक था मोहम्मद गजनवी। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठता है और ये लगभग 998 ईस्वी से 1030 तक शासन करता है। 998 पर ये गद्दी पर बैठता है और 1030 के अंदर इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब चलते हैं आगे। मोहम्मद गजनवी की बात करें तो ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, मोहम्मद गजनवी। यदि बात करें वंश में, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला था इल्तुतमिश। यदि ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो उसमें ऑप्शन पर जाएंगे हम इल्तुतमिश के ऊपर, क्योंकि ये गजनी का राजा था, इसलिए इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे। हालांकि यदि ऑप्शन में मोहम्मद गजनवी है और इल्तुतमिश नहीं है, तब हम किसके ऊपर जाएंगे, मोहम्मद गजनवी के ऊपर जाएंगे। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, मोहम्मद गजनवी। भारत के ऊपर ये 17 बार आक्रमण करता है और 17 बार आक्रमण करता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका जिक्र किसने किया था या किसने बताया था कि इसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। तो एक व्यक्ति था हेनरी डेलियट।
हेनरी डेलियट नाम का व्यक्ति था जिसने ये बताया कि मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक खलीफा हुए, उस समय कौन थे? खलीफा। खलीफा कौन होता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे उन्हीं को क्या बोला गया? खलीफा। या जो धर्मगुरु होते हैं उन्हीं को क्या बोला गया? खलीफा। उस समय खलीफा थे अल कादिर बिल्हा। अल कादिर बिल्हा खलीफा थे। इन्होंने मोहम्मद गजनवी को 2 उपाधि से सम्मानित किया था। यामिन उद्दौला, पहली थी यामिन उद दौला और दूसरी थी यामिनी इल मिल्हा। यामिन उद्दौला और यामिन इल मिल्हा 2 उपाधियां थी जो कि अल कादिर बिल्लाह के द्वारा मोहम्मद गजनवी को दी गई। इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। यामिन उद्दौला का मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामिन इल मिल्लाह का अर्थ होता है मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करने वाला। ठीक है, तो अब बात हमने की मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 तक रहेगा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। 17 बार आक्रमण किया। किसने बताया था? हेनरी डेलियट ने बताया था। खलीफा कौन थे उस समय? अल कादिर बिल्ला। इनके द्वारा 2 उपाधियां मोहम्मद गजनवी को दी गई। पहली थी यामिनी उद्दौला और दूसरी थी यामिनी इल मिल्हा। इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ और इसका अर्थ होता है मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करने वाला। अब हम देखेंगे 17 आक्रमण में से जो महत्वपूर्ण आक्रमण किए या माने गए हैं इतिहास के अंदर, उनके बारे में हम देखेंगे। यदि हम बात करें पहले आक्रमण की, एक 1000 ईस्वी के अंदर पहला आक्रमण होता है मोहम्मद गजनवी के द्वारा, जिसको नाम दिया गया वह हिंद की लड़ाई। वह हिंद की लड़ाई। ये लड़ाई होती है किस किस के बीच में? मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच में। दूसरी बात करें 1001 ईस्वी के अंदर ये दोबारा आक्रमण करता है और वो थी वह हिंद की दूसरी लड़ाई। इसको वह हिंद की पहली लड़ाई भी बोल सकते हो और यह थी वह हिंद की दूसरी लड़ाई। इसके अंदर मोहम्मद गजनवी और जयपाल इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। इसमें मोहम्मद गजनवी की जीत होती है और जयपाल की क्या होती है? हार होती है। और इसके बाद जयपाल क्या है? सुसाइड कर लेता है। तो प्रश्न उठता है कि इतिहास के अंदर वो कौन सा राजा था जिसने युद्ध में हारने के पश्चात आत्महत्या कर ली? तो वो था जयपाल। आत्महत्या करने वाला पहला शासक कौन था? जयपाल। जयपाल वो पहला शासक था जो आत्महत्या करने वाला मुस्लिम साम्राज्य के अंदर रहा था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो 1008 और 9 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी फिर से भारत के ऊपर आक्रमण करता है और इसके अंदर वो हिंदू वंश का एक राजा था जिसका नाम था आनंदपाल।
इसके सामने आक्रमण करता है और आनंद पाल को हरा देता है। अब जो है मोहम्मद गजनवी का जो धन लूटने का इरादा था या जो तरीका था वो बदल के मूर्ति भंजक के रूप में बदल गया। अब वो मूर्तियों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और उसका परिवर्तन होता है 1008 और 9 जो ईस्वी के अंदर जो हमला किया था उन्होंने आनंद पाल के ऊपर, उसके बाद इसको माना गया है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो 1018 और 19 ईस्वी के अंदर ये फिर से हमला करता है किसके ऊपर, मथुरा और कन्नौज के ऊपर। और इस बार ये मथुरा और कन्नौज को लूटता है 1018 और 19 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा और। यदि हम हरियाणा के अंदर इनके आक्रमण की बात करें, हरियाणा के अंदर आक्रमण की बात करें तो हरियाणा के अंदर एक स्थान है थानेसर, जो कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। 1009 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी थानेसर के ऊपर क्या है, आक्रमण करता है, लेकिन ये बिना लड़े ही वापिस चला जाता है इस पर। बिना लड़े ही वापिस चला जाता है। 1009 ईस्वी के अंदर थानेसर के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन युद्ध नहीं करता, वापिस चला जाता है। दोबारा आक्रमण करता है 1014 ईस्वी के अंदर थानेसर के ऊपर। इस समय थानेसर का जो राजा था वो था जयपाल। 1014 ईस्वी के ऊपर थानेसर के ऊपर हमला करता है और यहाँ का राजा कौन था, जयपाल। इस बार ये एक मूर्ति है यहाँ पर थानेसर के अंदर, चक्र स्वामिनी, चक्र स्वामिनी की मूर्ति। इसको अपने साथ ले जाता है वापिस। और ये चक्र स्वामिनी की मूर्ति है, ये जो मूर्ति है ये भगवान विष्णु की ही मूर्ति है। किसी मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति को चक्र स्वामिनी की मूर्ति भी बोलते हैं। इसको ये जीत कर अपने साथ ले जाता है गजनी, और वहां पर कहते हैं कि इनको मक्का और मदीना की सीढ़ियों में इसने सजाया है कि चक्र स्वामिनी की मूर्ति को इसने मक्का और मदीना की सीढ़ियों के अंदर लगाया था। ये बात भी इसके बारे में बोली गई है। यदि इसके बाद हम बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा जो आक्रमण माना जाता है वो है 1025 ईस्वी के अंदर सोमनाथ मंदिर के ऊपर। सोमनाथ मंदिर के ऊपर इसका आक्रमण होता है। सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र गुजरात के अंदर है, सौराष्ट्र गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर को ये लूटता है और इसने लगभग 20 लाख सोने की दिनारें यहाँ से लूटी थी और ये लूट कर वापस हमारे आपने साथ वापस ले गया 1025 के अंदर सोमनाथ मंदिर को। जब सोमनाथ मंदिर ने इसको लूटा तब प्रश्न पूछा जाता है कि वहां पर शासक कौन था सौराष्ट्र का, तो उस समय वहां पर शासक था भीमदेव। भीमदेव उस समय वहां का शासक था। 1025 ईस्वी में ये सौराष्ट्र के मंदिर को लूटता है और वहां से 20 लाख सोने की दिनारें लूट कर ले जाता है। इसके बाद ये दोबारा भारत के ऊपर आक्रमण करता है और इस बार ये आक्रमण करता है 1027 ईस्वी के अंदर। 1027 ईस्वी के अंदर ये जाटों के ऊपर हमला करता है या जाटों के ऊपर आक्रमण करता है। जाटों के ऊपर आक्रमण करता है और कहते हैं कि इन्होंने 50,000 जाटों को मारा था। 50,000 जाटों को इसने मारा था। ये 1027 के अंदर इसका जो है वो आक्रमण था। इसके बाद ये वापस चला जाता है और 1030 के अंदर मोहम्मद गजनवी की क्या है, 1030 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं।
अब हम आगे बात करते हैं कि मोहम्मद गजनवी के बारे में पूछा जाता है तो उनके दरबारी इतिहासकार के बारे में पूछा जाता है। तो आपने नाम सुना होगा अल-रुबैनी, फिरदौसी। एक व्यक्ति थे उतबी। उतबी उतबी को मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे, तो वो थे उतबी। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं अल बरूनी। अल बरूनी जो था ना, अल बरूनी ये खीव या ख्वारिज़्म एक जगह है जो कि तुर्कमेनिस्तान, जो कि अब तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान। खीव या ख्वारिज़्म जो कि तुर्कमेनिस्तान एक जगह है, जो कि देश है फिलहाल, अब आधुनिक जो जगह है वहां का रहने वाला था अल बरूनी। और ये किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आता है। और इसने एक पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद, और एक लिखी है तहकीक ए हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, पूछा जाता है कि इस किताब के अंदर किस चीज का वर्णन है? राजनीतिक साहित्य का वर्णन है या सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है? तो इसके अंदर उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक जो जानकारी है वो मिलती है उस समय की हमारे किसके अंदर? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के अंदर। और ये अल बरूनी की किताब है। ठीक है, जो कि खिविया ख्वारिज़्म का रहने वाला था। इसके बाद हम बात करते हैं किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसी का ही नाम है। इसका रूपांतरण किया गया, इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी। अंग्रेजी के अंदर जो इसका अनुवाद किया था वो व्यक्ति था सचाऊ। उसका नाम क्या था? सचाऊ ने इसका किसके अंदर ट्रांसलेशन किया? अंग्रेजी के अंदर। और हिंदी के अंदर जो इसका ट्रांसलेशन करने वाला था या अनुवाद करने वाला था वो था रजनीकांत। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है, अरबी भाषा के अंदर है। इसका अंग्रेजी के अंदर रूपांतरण किसने किया था? तो सचाऊ ने किया था। हिंदी के अंदर किसने किया था? तो रजनीकांत ने किया था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें मोहम्मद गजनवी के बारे में, तो एक पॉइंट मोहम्मद गजनवी के बारे में इंपॉर्टेंट है कि कुरानों का अध्ययन करने वाला एकमात्र शासक, कुरानों का अध्ययन करने वाला एकमात्र शासक रहा है कौन? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद देखिए, तो अल बरूनी के बाद जो है, अल बरूनी के बाद एक और इनके प्रसिद्ध कवि जो इनके साथ आए थे वो थे फिरदौसी। और फिरदौसी ने एक बुक लिखी है, किताब लिखी है जिसका नाम था शाहनामा। ठीक है, शाहनामा को अफगानिस्तान की महाभारत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी? शाहनामा। और इसको अफगानिस्तान की महाभारत के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद इसी शाहनामा को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। पूर्व का होमर भी बोला जाता है। ठीक है, तो पूर्व के होमर के रूप में भी जाना जाता है किसको? शाहनामा को। ठीक है, ये थे जो किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ। तो दरबारी इतिहासकार कौन थे? उतबी। और फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? शाहनामा। और शाहनामा को अफगानिस्तान की महाभारत के नाम से भी जाना जाता है और पूर्व के होमर के नाम से भी जाना जाता है। एक व्यक्ति और था बेहाकी। और इसने सुबदिगिन के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी
जिसका नाम था तारिक ए सुबुद्दीन। इसने तारिक ए सुबुद्दीन के अंदर सुबुद्दीन के जीवन का चित्रण किया गया है, उसके शासन के बारे में बताया गया है और ये पुस्तक लिखी है बेहाकिम। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करें कि जो मोहम्मद गजनवी थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से उन्होंने आक्रमण किया था। यदि हम उद्देश्य की बात करें तो उसका जस्ट सीधा साधा उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। या फिर दूसरा लिख सकते हो, मध्य एशिया के अंदर में अपने शासन को मजबूत करना। साम्राज्य विस्तार करना मोहम्मद गजनवी का लक्ष्य नहीं था। ठीक है। एक बार पूछा गया एसएससी के अंदर और ऑप्शन में डाला गया कि मोहम्मद गजनवी का लक्ष्य कौन से थे, तो उसमें साम्राज्य विस्तार करना मोहम्मद गजनवी का लक्ष्य नहीं था। उसका जस्ट उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना और मध्य एशिया में अपने शासन को मजबूत करना। ये सारा किसके बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।